गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे आज के क्लास को। इससे पहले आप न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन पढ़ चुके हैं। बच्चों, जैसा कि मैं बताया था कि किसी भी सजीव को अपनी सजीवता बनाए और बचाए रखने के लिए उसको विभिन्न प्रकार के जैव प्रक्रमों का संपादन करना होता है। ये उसके कैरेक्टर हैं, उसके जीवन को बनाए और बचाए रखने के लिए जैव प्रक्रम। वो संपादन तब होगा जब उसके लिए अपेक्षित उपापचयी क्रियाएं, कुछ उपचयी क्रियाएं, कुछ अपचयी क्रियाएं, दोनों को मिलाकर हम कह रहे हैं उपापचयी क्रियाएं संपादित होंगी। लेकिन जैसा कि आप लोग दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि आप कोई रचनात्मक काम कर रहे होते हैं तो कुछ बेकार की चीजें स्वाभाविक रूप से बन जाती हैं, जिसको हम बाई प्रोडक्ट या सह उत्पाद कहते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में या किसी भी सजीव के शरीर में उनके जीवन को बनाए और बचाए रखने के लिए अपेक्षित जैव प्रक्रमों की जवाबदेही को मेंटेन करने के लिए जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उस उपापचयी क्रिया के क्रम में कुछ ऐसे प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं, जो सर्वथा अनुपयोगी, हानिकारक और विषाक्त होते हैं, पॉइजनस होते हैं। उपयोग तो कोई उसका है नहीं ऐसे पदार्थों का, वे हानिकारक हैं और कभी कभी तो वो विषाक्त हैं। ये सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। अब आप परिकल्पना करें कि यदि ये अनुपयोगी, हानिकारक और विषाक्त पदार्थ हमारे या किसी अन्य सजीव के शरीर में वो लंबे समय तक रहे तो इसका परिणाम क्या होगा? स्वाभाविक है नकारात्मक परिणाम होंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि ये जो अनुपयोगी, हानिकारक और विषाक्त प्रोडक्ट जो बनते हैं हमारे शरीर में या अन्य सजीवों के शरीर में, ऐसी व्यवस्था बनी हुई है जो एक जैव प्रक्रम के रूप में ही, वह भी एक लाइफ प्रोसेस के, जिसको हम उत्सर्जन कहते हैं, एक लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत ऐसे हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और इस प्रकार जंतुओं के शरीर से जो अनुपयोगी, हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकाले जाते हैं, इस प्रक्रिया को उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहा जाता है। इस प्रकार आप जब गौर करेंगे तो पता लगेगा कि यह आपके शरीर में जितनी उपापचयी क्रियाएं हो रही हैं, आप याद कीजिए, श्वसन हुई थी तो श्वसन कोशिका स्तर पर क्रियान्वित हुई, उसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन की क्रिया हुई, एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा मिला। ऊर्जा के लिए तो हम अपेक्षित थे, लेकिन साथ साथ बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके लिए कहीं से उपयोगी नहीं है। तो इस प्रकार जो बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं हानिकारक, बहुत तरह के उपापचयी क्रिया हैं, बहुत तरह के बाई प्रोडक्ट बनते हैं जो हानिकारक होते हैं। ऐसे हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन है। हम इसकी परिभाषा देखेंगे। अब हम उत्सर्जन को यदि परिभाषित करना चाहें तो जो कंसेप्ट मैं बताया हूं उसी कंसेप्ट को शब्दों के समायोजन से इसकी परिभाषा निकल जाएगी। सजीवों में
उनके जीवन को बनाए और बचाए रखने के लिए होने वाली उपापचयी क्रियाओं के क्रम में बने अपशिष्ट पदार्थों, वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो सामान्यतः हानिकारक और विषाक्त होते हैं, का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। अब बच्चों, हम यह देखें कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं या हानिकारक पदार्थ हैं, इसके शरीर से निकलने की जो प्रक्रिया है वह उत्सर्जन है। तो जो छोटे जंतु हैं या छोटे जीव हैं, वहां जिस प्रकार न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन में भूमिका थी डिफ्यूजन की, ठीक इसी प्रकार जो कम विकसित जंतु हैं उनमें उत्सर्जन की क्रिया के लिए भी विसरण की जो सिद्धांत है, विसरण के जो सिद्धांत है, उसके आधार पर उसका उत्सर्जन होता है। लेकिन मनुष्य सहित जो डेवलप्ड एनिमल है, उसमें उत्सर्जन से संबंधित एक वेल डेवलप्ड और डिफाइंड, सुविकसित और सुपरिभाषित एक तंत्र पाई जाती है, जिसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। मतलब उत्सर्जन की क्रिया को कंडक्ट करने के लिए जो अंग तंत्र पाए जाते हैं, उस अंग तंत्र को हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ये उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जन को संपन्न कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कुछ उत्सर्जन के लिए हमारे पास स्पेशल अंग हैं, कुछ जंतुओं में विकास अंग का कम हुआ है। पौधों में उत्सर्जन के पोटेंसी बहुत कम होते हैं, क्योंकि वहां जो ये हानिकारक पदार्थ बनते हैं उसका वह पुनः उपयोग कर लेते हैं। आप उदाहरण से देखें कि रेस्पिरेशन में उनके यहां भी, पौधों में भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, लेकिन वह कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दृष्टिकोण से बना इसलिए वो हानिकारक है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में वह उसका रॉ मटेरियल है। प्रकाश संश्लेषण में उस कार्बन डाइऑक्साइड का वह उपयोग कर लेती है। ऐसी स्थिति में पौधों में जो उत्सर्जन की दर होती है वो जंतुओं से कम होती है। अब हम उत्सर्जन से जुड़ी अन्य बातों पर चर्चा करें। आपके कंसेप्ट में होना चाहिए कि उत्सर्जन के लिए रेस्पॉन्सिबल ऑर्गन सिस्टम जो है वो उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अब हम लोग देखें कि उत्सर्जन की क्रिया से थोड़ा अलग हटे। हमारे शरीर में या जंतुओं के शरीर में अनेक जैव रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं, उनके जैव प्रक्रमों के आवश्यकता के अनुसार। जैव रासायनिक क्रिया का क्या अर्थ है? तो वैसी रासायनिक क्रियाएं जो किसी सजीव के शरीर में संपन्न हो, तो उसे हम लोग बायोकेमिकल जैव रासायनिक क्रियाएं कहते हैं। ऐसी जैव रासायनिक क्रियाओं का जो संपादन होता है, उसमें माध्यम की भूमिका जल निभाती है। अर्थात ये सभी, लगभग सभी तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग अधिकांश जैव रासायनिक क्रियाएं जलीय माध्यम में संपन्न होती। स्वाभाविक है कि जलीय माध्यम में कोई क्रिया संपन्न हो रही है और जल की आपूर्ति का जो हमारा माध्यम है, इन दोनों के समीकरण को आप देखेंगे तो पाएंगे कि जल की मात्रा उत्तक स्तर पर, कोशिका स्तर पर घटती बढ़ती रहती है। उसमें उतार चढ़ाव आता है, लेकिन हमारे
जीवन को बनाए और बचाए रखने में इसका एक निश्चित संतुलन में एक दायरे से घटना और एक दायरे से बढ़ना ठीक नहीं है। मतलब इसमें संतुलन की स्थिति होनी चाहिए। तो वह क्रिया जिसके माध्यम से किसी जंतु के शरीर में जल की मात्रा का संतुलन बना रहता है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन, जल संतुलन कहलाता है। यह जल संतुलन उत्सर्जन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे स्पष्ट हो जाएगा। अब बच्चों, उत्सर्जन के क्रम में हम लोगों ने यह देखा कि वैसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो उनका शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन है। अब ऐसे पदार्थ जो उत्सर्जन की क्रिया में शरीर से बाहर निकलते हैं, ऐसे पदार्थ को हम उत्सर्जी पदार्थ या एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट कुछ है, जिसमें अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड है। ये पेशाब के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, लेकिन ये उत्सर्जी पदार्थ के रूप में इस रूप में अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड के रूप में फॉर्म करते हैं। तो इस प्रकार ये कुछ प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ हैं जिनका शरीर से निष्कासन होता है। अब अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो वैसे जंतुओं को देखेंगे जिनमें यूरिन के माध्यम से अमोनिया का एक्सक्रीशन होता है और कुछ जंतुओं में यूरिया का या यूरिक एसिड का। अलग अलग जंतुओं में ये किस प्रकार कंडक्ट होती है, इस पर चर्चा करेंगे। और मनुष्य सहित अन्य जंतुओं में उत्सर्जन के लिए जो ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं उस पर चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।